इसने क्या किया, इस बॉम्ब कैलोरीमीटर ने इस 1 ग्राम फूड को प्रॉपर्ली कंबशन कर दी, इसकी जला दिया उसको। जलाने के बाद देखा कि इसमें से कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई, तो उसे हम कहते हैं ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। स्किन पतली हो जाती है, ड्राई हो जाती है, रिंकल पड़ने लगते हैं, क्योंकि स्किन कब अच्छी होती है, जब आप उसको नरिशमेंट दोगे, है ना, जब आप अच्छे से खाओगे, जब आप प्रॉपर उसको फैट दोगे, तभी तो स्किन अच्छी दिखेगी। पेरिस्टालिसिस तो गट का मूवमेंट है। अब उसके अंदर जो फूड मूव कर रहा है उसको हम कहते हैं बॉवल मूवमेंट। जो अल्कोहल है वो इसे इनहिबिट कर देता है। तो अगर B1 नहीं होगा तो आपके न्यूरॉन्स इन्फ्लेम हो जाएंगे, जिससे आपके मसल्स वगैरह वीक हो जाएंगे। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू रफ्तार एंड आई एम योर दीक्षा मैम। तो बेटा हम पढ़ रहे हैं चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो लास्ट क्लास में हमने देखा कि आपका फूड कैसे डाइजेस्ट होता है, कैसे एब्जॉर्ब होता है, और जो फूड आपका डाइजेस्ट नहीं हुआ वो कैसे बॉडी से बाहर चला जाता है। तो आपने लास्ट क्लास में खाना खा लिया, पचा लिया, बाहर भी निकाल लिया। तो अब देखेंगे कि ये खाने का आपके बॉडी में क्या होता है, कितनी एनर्जी देता है। अब आप बोलते हो, है ना, कि मैंने, जैसे आजकल बहुत चल रहा है, हमने इतनी कैलोरीज खाई, हमने इतनी कैलोरीज बर्न करी। तो जो आप फूड खाते हो वो आपको कितनी एनर्जी देता है, लेट्स सी। तो बेटा 2 टर्म्स होती हैं, एक होता है ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, दूसरा होता है फिजियोलॉजिक वैल्यू। ठीक है, तो ये दोनों का मतलब क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है? इसका मतलब है कि आपके जो एक मेटल चैम्बर होता है, जिसे हम कहते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर, एक मशीन सी है जिसे कहते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर। मान लो ये बॉम्ब कैलोरीमीटर है, इसके अंदर मैंने 1 ग्राम फूड रखा। वो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, वो 1 ग्राम प्रोटीन भी हो सकता है, 1 ग्राम फैट भी हो सकता है। अब मैंने इसको ऑक्सीजन भी दिया, इधर ऑक्सीजन वाली कंडीशंस है। इसने क्या किया, इस बॉम्ब कैलोरीमीटर ने इस 1 ग्राम फूड को प्रॉपर्ली कंबशन कर दी, इसकी जला दिया। उसको जलाने के बाद देखा कि इसमें से कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई, तो उसे हम कहते हैं ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। मतलब द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय 1 ग्राम ऑफ फूड in bomb calorimeter, इस मशीन के अंदर 1 ग्राम फूड को जब आप जलाते हो तो वो कितना एनर्जी प्रोड्यूस करता है, उससे हम कहते हैं ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। ओके, नाउ यही फूड 1 ग्राम आपकी बॉडी में कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, उससे हम कहते हैं फिजियोलॉजिक वैल्यू। तो फिजियोलॉजिक वैल्यू क्या है? एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय 1 ग्राम ऑफ फूड इन आवर बॉडी। ठीक है, मैंने 1 ग्राम फूड लिया, मान लो मैंने 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लिया। वो कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी में कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, वो आपकी फिजियोलॉजिक वैल्यू है। और वही 1 ग्राम ऑफ फूड बॉम्ब कैलोरीमीटर में कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, वो आपका क्या है बेटा? ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, अब ये जो वैल्यूज हैं ये डिफरेंट होती हैं, ग्रॉस कैलोरीफिक और फिजियोलॉजिक वैल्यू, फॉर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। आप देख सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का 4.1 है, इधर 4 है। किलो कैलोरी पर ग्राम इसका बेटा यूनिट होता है, आपने सुना होगा ना, किलो कैलोरीज, इतनी कैलोरीज, राइट। प्रोटीन्स 5.65, बॉडी में कम, फैट इधर ज्यादा इधर कम। अब आप देख रहे हो कि फिजियोलॉजिक वैल्यू में थोड़ा सा फर्क है, थोड़ी सी कम है। ऐसा क्यों? हमारी बॉडी में बेटा जब एनर्जी बनती है, जब आप फूड को कंबशन करते हो, फूड तोड़ते हो, राइट, एनर्जी बनाने के लिए, उस प्रोसेस में भी आपको एनर्जी चाहिए होती है, राइट। वो बॉम्ब कैलोरीमीटर का क्या था, उसको तो आपने प्लग इन कर दिया, उसने जला दिया, राइट। क्या हमने उसमें वो एनर्जी काउंट करा, वो जो इलेक्ट्रिसिटी लगा? नहीं। तो वैसे आपकी बॉडी में एनर्जी बनाने में आपकी बॉडी एनर्जी यूज करती है, तो एनर्जी बनाने में भी एनर्जी लगती है, इसीलिए फिजियोलॉजिक वैल्यू थोड़ी कम होती है एज कंपैरिजन टू द ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। अब इसमें से क्वेश्चन कैसा आता है? जैसे एक क्वेश्चन दे रही हूं मैं आपको, आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? ओके, एंड मैं इसका आंसर बाद में पुट भी कर दूंगी इन द कमेंट्स। क्वेश्चन क्या है? आपने एक पहला फूड खाया, 3 फूड खाया आपने, ठीक है, आपने 3 फूड खाए। पहला खाया आपने 10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, मान लो 10 ग्राम ऑफ आपने कार्बोहाइड्रेट खाया, आपने रोटी खाई, ओके। 20 ग्राम आपने लेंटिल्स खाए, लेंटिल्स क्या हैं? प्रोटीन्स हैं, ठीक है। और 50 ग्राम आपने खाया सैलेड, और ये सैलेड में सारे
अनकुक्ड फूड है, इसमें और कुछ नहीं है, ऐसा पास्ता वास्ता कुछ नहीं है इसमें, और अनकुक्ड फूड है जैसे कुकुम्बर है, टमाटो है, जस्ट लाइक दैट। ओके, लेटस है जैसे। अब मुझे आप ये बताओ, ये टोटल आपकी बॉडी में इसकी फिजियोलॉजिक वैल्यू कितनी बनेगी, कितनी एनर्जी देगा, इसकी फिजियोलॉजिक वैल्यू क्या बनेगी, ठीक है, ये आपको मुझे बताना है। ऑलराइट, सिंपल है, कर सकते हो आराम से। चलो आगे बेटा पढ़ेंगे पीईएम। व्हाट इज पीईएम? प्रोटीन एनर्जी, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन क्या होता है, हिंदी में इसे क्या कहते हैं? हिंदी में इसे कहते हैं कुपोषण। क्या कहते हैं? कुपोषण। अरे कुपोषण, ठीक है। तो मुझे बताना अगर ये मैं स्पेलिंग गलत करूँ तो, ठीक है, बड़े दिनों बाद हिंदी लिखी है। तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन क्या होता है? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का मतलब कि प्रोटीन या एनर्जी या फिर दोनों फूड, मतलब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट या सिर्फ प्रोटीन आपके शरीर में कम है। और ये जो कुपोषण या माल न्यूट्रिशन होता है, ये उन बच्चों को होता है जो अभी स्कूल जाना शुरू नहीं करते। किनको होता है? टू प्री स्कूल स्टूडेंट्स, जो अभी स्कूल जाना शुरू नहीं करते, और प्री स्कूल चिल्ड्रन। ओके, इसमें बेटा दो मेन बीमारी है, एक है क्वाशियोरकोर, क्वाशियोरकोर, और एक है मेरास्मस, ठीक है। सबसे पहले इसका कारण क्या है? इनका कारण है कि फूड नहीं है। फूड क्यों नहीं है? हो सकता है जिस रीजन में वो रह रहे हैं वो बहुत पुअर कंट्री है, ठीक है, या हो सकता है वहाँ पे थोड़ी फेमिन आ गई है, मतलब वहाँ पे कह लो ना, वो खाना वाना नहीं है, वहाँ पे बिल्कुल एकदम सूखा पड़ गया है, देयर इज नो फूड, कोई खाना पहुंचा भी नहीं रहा है उनको। तो इस केसेस में, ऐसे कंट्री में जो लोग होते हैं उनको ये बीमारी हो सकती है। ओके, जो क्वाशियोरकोर है, क्वाशियोरकोर होता है प्रोटीन की डेफिशिएंसी से। किससे? प्रोटीन की डेफिशिएंसी से। इसमें प्रोटीन की कमी हो जाती है बच्चों को क्वाशियोरकोर में। मेरास्मस में प्रोटीन और एनर्जी दोनों ही नहीं है, प्रोटीन एनर्जी डेफिशिएंसी है। मतलब इसमें ना उसके पास खाने को कार्बोहाइड्रेट है, ना ही उसके पास खाने को फैट है, ना ही उसके पास खाने को प्रोटीन्स है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। मेरास्मस किसको होता है? जो इन्फेंट्स होते हैं, जिनका 1 ईयर से कम का एज है, लेस देन 1 ईयर एज। और ये वाला किसको होता है बेटा? मोर देन 1 ईयर, अराउंड 6 मंथ्स टू 3 ईयर्स वाले बच्चों को, 6 मंथ्स टू 3 ईयर्स वालों को, ठीक है। जो मेरास्मस वाले हैं, आप उसमें देखोगे बच्चों को बिल्कुल बिल्कुल ही एकदम पतली बॉडी होती है। जिनकी बिल्कुल पतली बॉडी होगी, फैट नहीं होगा, तो उनकी हड्डियां आराम से दिखेगी। तो इसमें आपको उन बच्चों का रिब केज एकदम प्रोमिनेंट दिखेगा। प्रोमिनेंट मतलब एकदम चमक रहा है बाहर, राइट। तो इनका प्रोमिनेंट रिब केज होता है, प्रोमिनेंट रिब केज। थिन लेग्स, एकदम पतली टांगे होती हैं, एकदम पतली टांगे होती हैं, टांगों में कुछ भी नहीं होता। मसल की इमैसिएशन होती है। इमैसिएशन ऑफ मसल मतलब मसल वीक हो जाना, खत्म हो जाना, इमैसिएशन ऑफ मसल। थिन रिंकल स्किन, थिन रिंकल्ड और ड्राई स्किन। स्किन पतली हो जाती है, ड्राई हो जाती है, रिंकल पड़ने लगते हैं, क्योंकि स्किन कब अच्छी होती है? जब आप उसको नरिशमेंट दोगे, है ना, जब आप अच्छे से खाओगे, जब आप प्रॉपर उसको फैट दोगे, तभी तो स्किन अच्छी दिखेगी, है ना। तो इसके पास ना फैट है, ना कुछ है, कुछ भी नहीं है, विटामिन मिनरल्स भी नहीं है, तो इसकी स्किन बिल्कुल ऐसे ड्राई हो जाएगी। ये वाला जो है, इसमें भी पतली टांगे होंगी, थिन लिम्स होंगी, थिन लेग्स, जो भी। इमैसिएशन ऑफ मसल, मसल भी प्रॉपर नहीं होगी। देखो मसल कौन बनाता है? प्रोटीन्स बनाते हैं ना, तभी जो जिम जाते हैं प्रोटीन शेक खाते हैं। अगर उनको प्रोटीन ही नहीं मिल रहा तो कहाँ यार, कहाँ उसकी मोटी होगी टांगे, ना कहाँ मसल उसकी स्ट्रांग होगी, नहीं होगी। दूसरा, इसमें ओडीमा होता है। ओडीमा क्या होता है? आपके जो टिश्यूज होते हैं ना, अगर टिश्यूज को आपके जो ब्लड में प्रोटीन ना हो, ठीक है, एक सिंपल सा फंडा बेटा, ये आगे भी काम आएगा। ये मेरा ब्लड वेसल है, ठीक है, इसमें ब्लड है। इस ब्लड में अगर ऑस्मोलैरिटी ज्यादा है तो पानी ब्लड के पास रहेगा, सिंपल सी बात है। और ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करते हैं एल्ब्यूमिन प्रोटीन। कौन मेंटेन करते हैं? एल्ब्यूमिन प्रोटीन। तो अगर इसमें बहुत ज्यादा एल्ब्यूमिन है तो इसमें पानी भी ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे टिश्यूज जो है वो नॉर्मल रहेंगे, जो बॉडी के टिश्यूज है।
इमेजिन करो दूसरी कंडीशन में ब्लड के प्रोटीन हो गए कम। अब जो ब्लड का सारा पानी होगा, पानी कहाँ जाता है? पानी वहां जाता है ऑस्मोसिस के अकॉर्डिंग जाता है, ऑस्मोसिस के अकॉर्डिंग जाता है। यहाँ पे उसको सॉल्यूट ज्यादा लग रहा है, अब यहाँ पे प्रोटीन्स नहीं है, ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन नहीं बन रही, तो पानी सारा कहाँ चला जाएगा? टिश्यूज में। तो वाटर सारा टिश्यूज के टुवर्ड जाएगा। अब जब टिश्यूज में पानी भरेगा तो टिश्यूज हो जाएंगे स्वेल, एकदम फूल जाएंगे, और उस टिश्यू स्वेलिंग को हम क्या कहते हैं? ओडीमा। ओडीमा क्या होता है? टिश्यू की स्वेलिंग। कैसे आई बेटा स्वेलिंग? क्योंकि पानी भर गया टिश्यूज में। क्या भर गया? पानी भर गया। इसमें लिवर जो है, जो लिवर है वो भी फूल जाता है, जो लिवर है वो भी बड़ा हो जाता है। क्यों? प्रोटीन डेफिशिएंसी है। तो इसमें जो बच्चा होगा, इसमें जो बच्चा होगा उसकी पेट बड़ा होगा, लार्ज बेली होगी, पर उसकी बाकी की पूरी बॉडी पतली होगी। बेली मोटी होगी उसकी, पर पूरा बॉडी उसकी पतली होगी। ठीक है, चलो। तो मेरास्मस क्वाशियोरकॉर में यही फर्क है। इसको याद कैसे करोगे? देखा, मेरास्मस से बिल्कुल ही मरासा हुआ। ठीक है, मतलब उसकी बॉडी में कुछ भी नहीं है। सो ना उसके रिब्स एकदम कुछ भी नहीं है, तो उसके रिब भी प्रॉपरली दिख रहे हैं। ये 1 साल से कम के बच्चों को क्यों होता है बेटा? ये उन बच्चों को होता है जिनकी जो मदर है, एक बच्चा होने के बाद अगर तुरंत प्रेग्नेंट हो जाए, अगर वो एकदम से प्रेग्नेंट हो जाएगी, तो जो बेबी है उसको मिल्क नहीं मिलेगा। या मान लो मदर किसी वजह से मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, या मदर शी डाइड ड्यूरिंग डिलीवरी, तो बच्चे को मदर का मिल्क नहीं मिलेगा, तो वो तंदुरुस्त नहीं रहेगा, जिसकी वजह से उसको ये बीमारी होने के सबसे ज्यादा चांसेस है। अब आप बोलोगे कि अगर उसको मदर का मिल्क नहीं मिल रहा तो कुछ और दे दो, दे सकते हैं, बट मान लो कि प्रॉपर नॉलेज नहीं है, उसको जो फूड दिया जा रहा है वो फूड अच्छा न्यूट्रिशन वाला नहीं है, तो उस बच्चे को मेरास्मस हो सकता है। फाइन। तो अगर मदर मिल्क नहीं है तो उसको ऐसी डाइट दो जो मदर मिल्क के बिल्कुल इक्वलेंट हो। अगर वो भी नहीं मिल रहा है फिर उसको मेरास्मस होगा। राइट। तो ये यूजुअली बीमारी उन कंट्रीज की है जहाँ पर थोड़ा ज्यादा गरीबी है, खाना नहीं है, और एकदम भूखे लोग बेचारे बैठे हैं, बिकॉज पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, कोई उनको खाना प्रोवाइड भी नहीं कर रहा है। फाइन। तो ये उन कंट्रीज में ज़्यादा बीमारी फैलती है। ओके, फैलती नहीं है मतलब हो जाती है, बिकॉज ये ट्रांसमिट तो नहीं होती, तो फैलती तो करेक्ट वर्ड नहीं है, बिकॉज ये फूड की वजह से ही है। चलो, एनीवेज आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे डिसऑर्डर्स की। लेट्स टॉक अबाउट डिसऑर्डर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हम शुरू करेंगे सबसे पहला डिसऑर्डर विच इज जर्ड। क्या है? जर्ड। गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। क्या होता है ये? हमने ये बनाया था एक क्लास में, ईसोफेगस, ये स्टमक, ये बनाया था, राइट। और यहाँ पर हमने एक स्फिंक्टर किया था, कार्डियक स्फिंक्टर किया था। अब अगर इमेजिन करो ये कार्डियक स्फिंक्टर किसी वजह से, कार्डियक स्फिंक्टर किसी वजह से खुल गया और यहाँ पर फूड आ चुका है ऑलरेडी, तो होता होना क्या चाहिए? जो फूड यहाँ पे आ गया, एसिडिक हो गया, तो इसको बंद हो जाना चाहिए। पर अगर किसी वजह से ये खुला रह गया, तो जो फूड है वो वापस जाएगा, यहाँ रिगर्जिटेट होगा, और यहाँ पर वॉल को ईसोफेगस की इरोड कर देगा, जिससे होगी जलन। क्योंकि दिल भी यहीं पर प्रेजेंट है, तो हम कहते हैं कि हमारे दिल के पास जलन हो रही है। कैसे? दिल सा जल रहा है या हार्ट बर्न हो रहा है। एसिडिटी होती है ना, जिससे हम कहते हैं ये एसिडिटी, यही है, आती है ना वो एडिनो की, उसमें यही तो होता है। क्या दिखाते हैं? एकदम से यहाँ जलन से दिखाते हैं। सो इससे हम कहते हैं जर्ड गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। क्या होता है इसमें? ड्यू टू, किसकी वजह से? ड्यू टू इरेगुलर ओपनिंग of sphincter. The food regurgitate back. The food regurgitate back. Okay, चलो। तो यहाँ पे फूड क्या है? एसिडिक, राइट। सो द एसिडिक फूड क्या करता है? इट कॉजेस इरोजन ऑफ ईसोफेगस, ईसोफेगस को इरोड कर। फाइन।
अब यहाँ पे स्फिंक्टर कौन सा है, ये वाला, ये कार्डियक स्फिंक्टर हमने किया था ना। इसे और क्या कहते हैं, गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर और लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। फाइन, सो दिस इज व्हाट योर जर्ड इज, जिसे हम नॉर्मल वे में एसिडिटी भी कह देते हैं। इसके अलावा और क्या बीमारी है, तो एक बीमारी का नाम आपने सुना होगा, जॉन्डिस। जॉन्डिस में क्या होता है, ये लिवर की बीमारी है। क्या इफेक्ट होता है, लिवर इज इफेक्टेड। होता क्या है इसमें, अगर मान लो ये लिवर है, ये क्या है, लिवर। फाइन, ये आपकी स्प्लीन, ये क्या है, स्प्लीन। स्प्लीन में आरबीसी टूटता है और आरबीसी के टूटने से बाइल पिगमेंट बनते हैं, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन ब्लड वेसल की हेल्प से लिवर में आते हैं। आ गए यहाँ पर, ये लो, ये लिवर में आ गए। अब होता क्या है कि अगर लिवर प्रॉपर काम कर रहा है, इसकी सिस्टिक डक्ट, इसके जो कॉमन बाइल डक्ट है, ये प्रॉपर अगर काम कर रही हैं, तो बाइल बनता रहेगा और निकलता रहेगा, और बाइल के अंदर ये पिगमेंट भी निकल जाएंगे। अगर इमेजिन करो लिवर प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, ये डक्ट भी ब्लॉक हो जाएगी, तो बिलीरुबिन बिलीवर्डिन जो यहाँ पे आ रहे हैं वो प्रॉपर यूज नहीं होंगे, तो उनका क्या होगा, वो ब्लड से ही, क्योंकि ब्लड में बहुत भर गए हैं, ब्लड से ही आपकी स्क्लेरा जो कि आई में होती है, आपकी स्किन में फैल जाएंगे, और स्किन को कौन सा कलर देंगे, येलो कलर। कौन सा कलर, येलो कलर। और इसमें येलो कलर क्यों आता है, जो बिलीरुबिन होता है, क्या होता है, बिलीरुबिन, बिलीरुबिन का कलर होता है येलो, क्योंकि यही सबसे ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है। समझ में आई बात। स्प्लीन में आरबीसी टूटा, उसने पिगमेंट बनाए, पिगमेंट ब्लड से गए लिवर में, अगर लिवर प्रॉपरली काम नहीं कर रहा तो ये पिगमेंट लिवर में यूज नहीं होंगे, बिकॉज दे आर दी पार्ट ऑफ बाइल। तो ये कहाँ एक्यूमुलेट हो जाएंगे, स्किन में, और स्किन को कलर देंगे येलो। सो इसमें लिवर इफेक्ट होता है, बिलीरुबिन इज एक्यूमुलेटेड इन बॉडी, बिलीरुबिन ज्यादा बन जाता है, ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है, गिविंग व्हाट कलर टू स्किन, गिविंग येलो कलर टू स्किन एंड स्क्लेरा। तभी इसको हम पीलिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीलिया, क्योंकि इसमें पीला पीला हो जाता है। ठीक है, चलो अगली बीमारी। नेक्स्ट बीमारी बेटा हम करेंगे वॉमिटिंग, जो तो कॉमन है, सबको होती है ना, क्यों होती है, ये एक स्टमक का रिफ्लेक्स है। क्या है, स्टमक रिफ्लेक्स। मान लो तुमने ढंग का कुछ नहीं खाया, तुमने कुछ ढंग का नहीं खाया, आपके स्टमक में फूड गया, आपके स्टमक में फूड गया, ये लो, आपने कुछ ढंग का नहीं खाया। अब आपके स्टमक ने किसको बता देना है, मेड्यूला को। मेड्यूला ने चीज सेंस कर ली कि स्टमक में ना कुछ ठीक नहीं आया, और न्यूरॉन के थ्रू, व्हाट इज दिस, न्यूरॉन के थ्रू इंफॉर्मेशन मेड्यूला को पहुंच जानी है। अब मेड्यूला क्या करेगा, मेड्यूला में होता है वॉमिटिंग सेंटर, ये स्टमक को बोलेगा इस चीज को बाहर फेंक दो, तो वो क्या करेगा, इस स्फिंक्टर को खोलेगा और सारा कंटेंट बाहर। तो वॉमिटिंग में होता क्या है, इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट, स्टमक का सारा सामान बाहर थ्रू माउथ। और इसमें किसने हेल्प किया, इसमें किसने इंफॉर्मेशन दी, कौन है इसका कंट्रोल सेंटर, वॉमिटिंग सेंटर, मेड्यूला। तो मेड्यूला ही क्योंकि स्टमक को रिगर्जिटेशन के लिए कह रहा है, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं इट्स दी वॉमिटिंग सेंटर। ओके, चलो इसके अलावा और क्या बीमारी है, देखो अब अगली बीमारी है बॉवल मूवमेंट्स की। ठीक है, बीमारी का नाम अभी नहीं बता रही, बॉवल मूवमेंट के बारे में बता रही हूँ। बॉवल मूवमेंट क्या है, आपके फूड का मूवमेंट, जिसे हम पेरिस्टालिसिस कहते हैं। पेरिस्टालिसिस तो गट का मूवमेंट है, अब उसके अंदर जो फूड मूव कर रहा है उसको हम कहते हैं बॉवल मूवमेंट। ओके, अब बॉवल मूवमेंट दो वैसे तो नॉर्मल होती है, राइट। कभी कभी बॉवल मूवमेंट ज्यादा भी हो जाती है और कभी कभी बॉवल मूवमेंट होती ही नहीं, राइट। बॉवल मूवमेंट नॉर्मल होनी चाहिए, अगर बॉवल मूवमेंट इरेगुलर हो गई तो भी दिक्कत है, अगर अब नॉर्मल हो गई मतलब नॉर्मल से ज्यादा हो गई तो भी दिक्कत है। अगर ये अब नॉर्मल हो गई तो हमें होता है डायरिया। क्या होता है, डायरिया। इसमें बॉवल मूवमेंट अब नॉर्मल मतलब ज्यादा है, क्या है, ज्यादा है।
और अगर हमें इरेगुलर हो रही है मतलब कम हो रही है तो हमें होती है कॉन्स्टिपेशन। क्या होती है? कॉन्स्टिपेशन। देखो बॉवल मूवमेंट का सीधा सा हिसाब है। अगर ये तुम्हारा इंटेस्टाइन है, इसमें बॉवल मूवमेंट की स्पीड बहुत फास्ट है, तो क्या फूड में जो वाटर है उसकी अब्जॉर्प्शन हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। फूड रुकेगा तो वाटर अब्जॉर्ब होगा ना धीरे धीरे, अब वो तो भाग रहा है। सो इस केस में जो फीसेस होते हैं वो लिक्विड होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। कौन से फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में। अब दूसरा हमारे पास केस क्या है? अगर मेरी बॉवल मूवमेंट बहुत इरेगुलर हो रही है तो यहाँ पर फूड पड़ा रहेगा, ज्यादा टाइम तक पड़ा रहेगा और इसका सारा पानी सोख लिया जाएगा, सारा पानी सोख लिया जाएगा। तो फीसेस जो होंगी वो थोड़ी सॉलिड होंगी, उनको निकलने में तभी दिक्कत आती है जब कॉन्स्टिपेशन होता है ना। तो दोनों ही किसका खेल है? बॉवल मूवमेंट का। अब वो क्यों हो रही है उसके रीजन अलग अलग हो सकते हैं। ओके, जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, डायरिया में हो सकता है कि कोई बैक्टीरिया ऐसा आ गया उसने बॉवल मूवमेंट फास्ट करवा दी। ओके, इसमें इरेगुलर में क्या हो सकता है कि आप फूड ऐसा नहीं खा रहे हो, फूड ऐसा नहीं खा रहे हो जिससे बॉवल मूवमेंट आपकी हो नहीं रही है, या आप लेग्जेटिव्स नहीं ले रहे हो, जैसे कहते हैं ना रफेजेस नहीं खा रहे हो, तो उससे भी कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। ऑलराइट, चलो इसके बाद बेटा अगली बीमारी क्या है? अगली बीमारी है इनडाइजेशन। अगली बीमारी है इनडाइजेशन। क्या होता है इनडाइजेशन? व्हाट इज इनडाइजेशन? इनडाइजेशन का मतलब होता है कि आपने कुछ गलत खा लिया और आपका फूड डाइजेस्ट प्रॉपर नहीं हो रहा। इनडाइजेशन का बेसिक सा मतलब क्या है? इम्प्रॉपर फूड डाइजेशन। कई बार होता है ना, हम खा लेते हैं बाहर का और हम कहते हैं यार अच्छा सा नहीं लग रहा, पेट भरा भरा सा लग रहा है, कहते हैं ना, क्यों? क्योंकि आपने कुछ ऐसा खा लिया फूड जिससे आपके मान लो कोई माइक्रोब चले गए या आपके कोई एंजाइम प्रॉपर सिक्रीट नहीं हो रहे हैं। या फिर इनडाइजेशन हो सकती है एंजाइटी में, जब आपको कोई टेंशन होती है बहुत ज्यादा तब भी आपका पेट गुड़ गुड़ करता है ना, तो वो भी इनडाइजेशन है। या आपने बहुत स्पाइसी फूड खा लिया, राइट, आपने या फिर ओवर ईटिंग कर ली, ज्यादा खा लिया। कई होते हैं ना, जाते हैं बुफे में और बस जाके लग जाते हैं, खाना खाते रहते, घर जाके पता लगता है फिर क्या हो रहा है। तो इन एनी ऑफ द केसेस इनडाइजेशन हो सकता है। या आपने फूड अच्छा नहीं खाया, आपके एंजाइम सिक्रीशन कम हो रहा है, एंजाइम भी सिक्रीट नहीं हो रहे किसी वजह से, तो इस वजह से आपका फूड प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होगा। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम इनडाइजेशन कहते हैं। फाइन, सो ये है बेटा कुछ डिसऑर्डर्स आपके व्हाट डू यू से डाइजेशन के। ओके, ऑलराइट, चलो अब हम आगे चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स मूव फर्दर। हमने डिसऑर्डर्स कर लिए हैं, अब हम बात करेंगे हॉर्मोन्स की। सबसे पहले हम हार्मोन डिस्कस करेंगे स्टमक का। देखो हम ना हार्मोन्स वैसे ऑलरेडी केमिकल में कर चुके हैं, बट आई वांट कि आपको ये अच्छी तरह से याद हो जाए बिकॉज केमिकल में भी इनका यूज होता है। स्टमक में एक सेल है जिनका नाम है जी सेल्स, वो सिक्रीट करते हैं गैस्ट्रिन। क्या सिक्रीट करते हैं? गैस्ट्रिन हार्मोन। इस हार्मोन का काम क्या है? गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड गैस्ट्रिक मोटिलिटी एंड गैस्ट्रिक मोटिलिटी। ठीक है, चलो अब आगे हैं एंजाइम आपके ड्यूडेनम के। किसके? ड्यूडेनम के। ड्यूडेनम में से सबसे पहले हम उस एंजाइम की बात करेंगे जो स्टमक के कंटेंट्स को इनहिबिट करता है। क्या नाम है इसका? GIP, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। इसका दूसरा नाम क्या है? एंटेरोगैस्ट्रॉन। एंटेरोगैस्ट्रॉन। ओके, अब स्टमक से जो भी आया है उसका कुछ लेना देना नहीं है इंटेस्टाइन में, क्योंकि हमारा फूड डाइजेस्ट अलग लेवल का होता है वहां पे, है ना। तो ये इसका काम क्या है? ये इनहिबिट कर देगा गैस्ट्रिक सिक्रीशन को और मोटेलिटी को। अब क्योंकि स्टमक को कहना है अब तुम चुप हो जाओ, खाना मेरे पास आ गया है, सो यू जस्ट रिलैक्स, है ना, कहते हैं रिलैक्स बॉयज, जस्ट लाइक दैट। तो गैस्ट्रिक हार्मोन
स्टिमुलेट करता है, गैस्ट्रिक हार्मोन स्टिमुलेट करता है, वेयरएज ये उसको इनहिबिट करता है। आगे और क्या है बेटा ड्यूडेनम के? ड्यूडेनम के बहुत इंपॉर्टेंट है दो जो आपको जरूर याद करने हैं, बहुत इजी से हैं वो यार, एकदम ऐसे ही याद हो जाने हैं। तो एक है सिक्रेटिन, फर्स्ट हार्मोन टू बी डिस्कवर्ड सिक्रेटिन। दूसरा है सीसीके, कॉलीसिस्टोकाइनिन। ओके, अब इसको पहले क्या करते थे? सीसीके पीजी, सीसीके पीजी, पीजेड, ठीक है, लाइक दिस, ये भी कहते थे सीसीके, कॉलीसिस्टोकाइनिन, पैनक्रियोजाइमिन। पीजेड का मतलब क्या है? पैनक्रियोजाइमिन। पर अब इसका नाम सिर्फ सीसीके रह गया, ये पुराना है। तो जो बच्चे पहले कभी पढ़े होंगे, पुरानी बुक से पढ़ते हो बेटा, उनके लिए है, पहले इसका नाम ये होता था, अब ये है, ठीक है। जो सिक्रेटिन होता है बच्चों, जो सिक्रेटिन होता है उसके नाम में पता कि वो कुछ सिक्रीट करवाएगा। ये सिक्रीशन किसका करवाता है? दो चीजों का, एक करवाएगा बाइल का, बाइल कहां पर बनता है? लिवर में। दूसरा ये करवाएगा पैनक्रियास को बोल के पैनक्रियाटिक एंजाइम्स का सिक्रीशन, और ये इनहिबिट भी करता है गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को। इट इनहिबिट गैस्ट्रिक सिक्रीशन। ये सब एक ही पार्टी के लोग हैं, ये सारे इंटेस्टाइन वाले हैं, तो ये स्टमक को पसंद थोड़ी ना करेंगे, तो इसलिए ये गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को इनहिबिट करेगा। वेयरएज सीसीके का काम क्या है? लिवर से बाइल तो सिक्रेटिन ने बनवा दिया, सिक्रेटिन सिक्रीशन, ओके। पर जो सीसीके है उसका काम क्या है? वो क्या करता है? अब जो गॉल ब्लैडर में बाइल पड़ा है उसको भी तो बाहर निकालना है ना। तो ये गॉल ब्लैडर की जो डक्ट मैंने आपको बताई थी, सिस्टिक डक्ट, नहीं याद तो पीछे डायग्राम में जाके देखना, सिस्टिक डक्ट का कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। इट हेल्प्स इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सिस्टिक डक्ट। किसकी है ये? गॉल ब्लैडर की। क्यों? ताकि बाइल रिलीज हो, जो उसमें बाइल पड़ा है वो रिलीज हो। इसके अलावा ये और क्या करता है? जैसे ये पैनक्रियाटिक एंजाइम्स का सिक्रीशन करवा रहा है, ये भी पैनक्रियास को स्टिमुलेट करता है और एंजाइम्स, राइट। चलो इसके अलावा बेटा और क्या हार्मोन्स है? लेट्स सी, कुछ आपको नए हार्मोन्स यहाँ पर सुनने को मिलेंगे। एक है डुओक्राइनिन, एक है एंटेरोक्राइनिन, एक है वीआईपी। चलो एक एक करके। डुओक्राइनिन, डुओक्राइनिन ड्यूडेनम से आया है और ये ब्रूनर्स ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। किसको स्टिमुलेट करता है? ब्रूनर्स ग्लैंड। याद है ब्रूनर्स ग्लैंड? ब्रूनर्स ग्लैंड याद है? कहाँ याद होगी मैम, हमने कहाँ पढ़ा है अभी, हम तो ऐसे आ जाते हैं ना, ऐसा है नहीं है ना। ब्रूनर्स ग्लैंड बेटा क्या होती है? ये ड्यूडेनम की ग्लैंड है, ड्यूडेनम की भी सबम्यूकोजा की, जो एल्कलाइन म्यूकस सिक्रीट करती है, तो उसको भी कोई स्टिमुलेट करने वाला तो चाहिए ना। तो वो कौन है? डुओक्राइनिन हार्मोन। एंटेरो मींस गट, क्राइनिन मतलब सिक्रीशन। तो ये किसको स्टिमुलेट करेगा? क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकून को। वहां पे तो इतने एंजाइम बन रहे हैं यार, इतने एंजाइम बन रहे हैं, तो एंटेरोक्राइनिन क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकून को स्टिमुलेट करेगा। फाइन, सो इट स्टिमुलेट्स क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकून। आगे वीआईपी, अब ये कौन है? ये वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं है, ये वेजो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड है। इसका काम क्या है? अभी तक हम हर चीज फूड 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 को लेकर चल रहे हैं, एंजाइम को करवा दो, एंजाइम को करवा दो, पानी का कौन देखेगा? तो ये क्या करवाता है? पानी का एब्जॉर्प्शन करवाता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है। ये क्या करवाता है बेटा? वाटर का एब्जॉर्प्शन करवाता है, साथ में इलेक्ट्रोलाइट्स का भी करवाएगा, वो होंगे तो वाटर भी होगा। फाइन, सो ये थे सारे आपके इंटेस्टाइन के और स्टमक के हॉर्मोन्स। अब चलते हैं आगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वाइटामिन्स। तो ये वाइटामिन्स की बेटा दो कैटेगरी होती है, वाइटामिन्स की दो कैटेगरी होती है। एक होते हैं फैट सॉल्युबल, जो फैट में घुलते हैं, और एक होते हैं वाटर सॉल्युबल, एक होते हैं वाटर सॉल्युबल, ठीक है। फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स कौन से हैं? विटामिन ए, डी, ई, के, इसको याद करना अडेक्स से, ठीक है।
और जो विटामिन सी है एंड बी कॉम्प्लेक्स पूरा बी, राइट, ये सारे क्या है बेटा, ये वाटर सॉल्युबल है। ऑलराइट, बी कॉम्प्लेक्स क्यों लिखा है, वैसे इसका एक कैप्सूल आता है तो उससे आपको याद आएगा, सारे विटामिन होते हैं उसमें बी वाले। तो विटामिन बी सी और एडीई के ये टोटल हैं आपके, जिसमें से एडीई के फैट सॉल्युबल है। तो हम शुरू करेंगे फैट सॉल्युबल विटामिन से। सबसे पहले विटामिन ए। विटामिन ए का कॉमन नेम क्या है, रेटिनॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आपकी बॉडी में बनता नहीं है, पर जब आप कैरोटीन खाते हो लिवर के अंदर, किसमें, लिवर के अंदर, ये कैरोटीन जाके बन जाता है विटामिन ए रेटिनॉल, रेटिनॉल। और इसी रेटिनॉल से ही रेटिनल बनता है, कहां पर, आंख में। आंख का जो आपके पिगमेंट्स और रॉड्स एंड कॉर्निया का बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है ये, ओके। तो रेटिनॉल इज विटामिन ए ओनली। सो आपकी बॉडी में ये पार्शियली सिंथेसाइज होता है, बट अगर आप उसका प्रीकर्सर खाते हो जो कैरोटीन है। कैरोटीन कहाँ मिलता है, येलो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, येलो रेड होते हैं ना जो फ्रूट्स वेजिटेबल, उनमें मिलता है। जैसे गाजर में मिलता है, अभी आपका समर आ गया तो बहुत ज़्यादा मैंगो आने वाला है, मैंगो में विटामिन ए बहुत होता है। अगर आप इसे नहीं खाते, अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो क्या होता है, कौन सी बीमारी होगी, सबसे पहले नाइट ब्लाइंडनेस, अंधेरे में नहीं दिखेगा, राइट। तो नाइट ब्लाइंडनेस में यही सोचते हैं अंधेरे में नहीं दिखेगा, बट नहीं बेटा, ऐसा नहीं, डिम लाइट में नहीं दिखेगा, जैसे मून लाइट वाली विजन है वो अफेक्ट होती है। दूसरा जीरोप्थेल्मिया, जीरो वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं, जीरोफिटिक प्लांट्स, ड्राई वाले जो ड्राई एरियाज में होते हैं, ऑप्था मतलब आई। तो इसमें आपकी जो आंख है, स्क्लेरा कंजक्टिवा है, वो बिल्कुल सूख जाती है, जिसे कहते हैं ड्राइनेस इन आइज। इसके अलावा ड्राइनेस होती है स्किन की। तो याद रखना, आंख और स्किन दोनों के लिए विटामिन ए बहुत जरूरी है। तो विटामिन ए जिसमें बहुत ज्यादा अच्छा है बॉडी में, उसकी स्किन भी बहुत ग्लो करती है, राइट। चलो, ये हुआ विटामिन ए। अब हम बात करेंगे विटामिन डी की। विटामिन डी सनशाइन फैक्टर, इसे कैल्सिफिरोल भी कहते हैं, कैल्सिफिरोल, ठीक है। विटामिन डी आपकी बॉडी में ये भी सिंथेसाइज होता है, इसका प्रीकर्सर आपकी बॉडी में होता है, बट तब सिंथेसाइज होगा जब आप सन रेज में बैठोगे। सो इट इज सिंथेसाइज इन आवर बॉडी, इन आवर बॉडी ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट, तभी से सनशाइन फैक्टर कहते हैं। अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो क्या होगा, आपकी बोन्स पतली हो जाएंगी, बच्चों में रिकेट्स होगा, और बड़ों में ऑस्टियोमलेसिया। दोनों में ही सेम चीज होती है बच्चों, क्या, दोनों में ही जो लेग्स हैं, जो हड्डियां हैं, वो बहुत वीक हो जाती हैं। बच्चों में तो फ्रैक्चर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्यों, अब उसकी हड्डी बहुत पतली हो गई, तो गिरेगा तो उसको फ्रैक्चर आराम से हो जाएगा, है ना। चलो, विटामिन ई, विटामिन ई का दूसरा नाम क्या है, टोकोफिरोल। टोकोफिरोल ये एक फर्टिलिटी विटामिन है। दिस इज ऑल्सो गुड फॉर स्किन। देख लो लड़कियों, लड़कियों के आजकल तो लड़कों को भी स्किन की बहुत ध्यान रखते हैं ना। तो विटामिन ए बता दिया, ई बता दिया, ये बहुत जरूरी खाने हैं, ये एग्स में बहुत ज्यादा होता है। हाँ, तो अगर ये नहीं प्रॉपर होगा बॉडी में तो उससे स्टेरिलिटी भी हो सकती है, मतलब बंदा इनफर्टाइल भी हो सकता है। ओके, चलो फिर आते हैं विटामिन के, ब्लड क्लॉटिंग विटामिन, ठीक है। इसके बेटा अलग अलग फॉर्म्स आते हैं, जैसे फिलोक्यूनॉन, मैनाक्यूनॉन। अगर वर्ड फिलोक्यूनॉन आ गया, ये भी विटामिन के है। मैनाडायोन, ये भी विटामिन के है, ठीक है। तो इससे याद रखना कि ये नाम भी जो है ये विटामिन के ही नाम है, ओके। और तीसरा मैनाक्यूनॉन, ये सारे विटामिन के ही नाम है। अब इसे हम ब्लड क्लॉटिंग विटामिन क्यों कहते हैं, इसका क्या काम क्या है, इट हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। ये क्लॉटिंग फैक्टर्स और ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स बनवाता है।
अगर ये नहीं होगा तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी। तो जिन जिन लोगों का लिवर खराब होता है ना बच्चों, उनमें क्योंकि ब्लड प्रोटीन ये वहीं बनते हैं, लिवर खराब है ये तो बनेंगे नहीं, राइट। सो उनमें ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, तो उनको क्या करते हैं, विटामिन के कई बार एक्सटर्नली दे देते हैं ताकि ब्लड क्लॉटिंग उसकी और इनहांस हो जाए। ओके, चलो नेक्स्ट है विटामिन बी। विटामिन बी सबसे पहले B1, देन B2, B3, B4, B5, B6, 4 तो होता ही नहीं है, there is no 4, there is B5, B6, B7, B9 and B12, ये सारे B हैं, ठीक है। चलो B1 का कॉमन नेम क्या है, इसका कॉमन नेम है थायमीन। अगर आप ये नहीं खाओगे तो कौन सी बीमारी होगी, बेरीबेरी। बेरीबेरी में क्या होता है, न्यूराइटिस। व्हाट इज न्यूराइटिस, इन्फ्लेमेशन इन न्यूरॉन्स, जिससे आपको अपनी लेग्स जो है बड़ी वीक लगती है। जिनको B1 की कमी होती है, ज़्यादा अल्कोहल जो पीते हैं ना, बहुत ज़्यादा पियक्कड़ लोग होते हैं, उनको होती है। क्यों, क्योंकि जो अल्कोहल है वो इसे इनहिबिट कर देता है। तो अगर B1 नहीं होगा तो आपके न्यूरॉन्स इन्फ्लेम हो जाएंगे, जिससे आपके मसल्स वगैरह वीक हो जाएंगे, ठीक है। B2 का दूसरा नाम है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन अगर नहीं खाओगे तो किलियोसिस हो जाएगा। इलियोसिस क्या होता है, ये इन्फ्लेमेशन इन माउथ। माउथ में छाले हो जाते हैं ना बेटा, जब माउथ में छाले हो जाते हैं तो क्या कहते हैं, कहते हैं कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स खाओ, कहते हैं नहीं, इसलिए कहते हैं क्योंकि बेसिकली उसमें B2 की कमी हो जाती है। और जो राइबोफ्लेविन होता है इसमें FAD और FMN भी होता है, और आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कितने इंपॉर्टेंट है ना। तो ये राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी से क्या होता है, किलियोसिस, पर इसमें FAD FMN भी होता है। B3 क्या है बेटा, नियासिन। नियासिन को निकोटीनामाइड भी कहते हैं, निकोटीनामाइड। इसके डेफिशिएंसी से एक बीमारी होती है जिसे कहते हैं पेलेग्रा, 3D डिजीज। 3D क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें होता है डर्मेटाइटिस। व्हाट इज डर्मेटाइटिस, इन्फ्लेमेशन इन स्किन। इसमें डायरिया भी होता है, क्या होता है, डायरिया भी होता है। और कई बार अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो डिमेंशिया। व्हाट इज डिमेंशिया, भूलने की बीमारी। तो ये साथ साथ लिखते जाना जो मैं बोल रही हूँ, ये मत सोचना मैम ने नहीं लिखा हम भी नहीं लिखेंगे, मैम पढ़ा रही है, लिखना तुम्हारा ड्यूटी है बच्चों। तो डर्मेटाइटिस, इन्फ्लेमेशन इन स्किन, डायरिया आपको पता है, डिमेंशिया भूलने की बीमारी। ओके चलो B2 एंड B3 अगर आपको याद होगा, ये एज अ को फैक्टर भी यूज होते हैं आपकी बॉडी में इंजाइम्स के साथ, है ना, एज अ को फैक्टर भी यूज होते हैं। B5 क्या है, पेंटोथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक एसिड अगर ये नहीं खाओगे तो बर्निंग फीट सिंड्रोम होगा, पैरों में झुंझुनाहट होती है ना, हाँ जी, वो इसकी वजह से होती है क्योंकि ये इसकी कमी होती है। B6 इज पायरोडॉक्सिन। अगर पायरोडॉक्सिन नहीं लोगे, ना ही स्किन ठीक होगी, ना ही CNS अच्छा चलेगा, दिमाग भी अच्छा नहीं चलेगा, तो स्किन एंड CNS डिसऑर्डर होते हैं। B7 इज बायोटिन। बायोटिन इज वेरी मच गुड फॉर हेयर। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो स्किन भी नहीं ठीक होगी और हेयर लॉस भी होगा, बाल भी अच्छे नहीं होंगे। आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे शैम्पू आ रहे हैं बायोटिन वाले, देखा ना, तो ये बायोटिन इज वेरी गुड। ये सप्लीमेंट्स आते हैं, बायोटिन खाओ नेल्स अच्छे होंगे, बायोटिन खाओ बाल अच्छे होंगे। क्यों, बिकॉज दिस इज B7 एंड इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी। B9 इज फॉलिक एसिड। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। अगर ये नहीं खाओगे एरिथ्रोपोइसिस प्रॉपर्ली नहीं होगी और आपको हो जाएगा मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया ये एक तरह का पर्नीशियस एनीमिया होता है, राइट। तो जब भी एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है उसको सबसे पहले डॉक्टर फॉलिक एसिड देते हैं उसके पहली प्रिस्क्रिप्शन में जब वो गायनी के पास जाती है। क्यों, क्योंकि बेटा फीमेल को, प्रेग्नेंट फीमेल को सबसे ज्यादा कमी इसकी होती है। देखो जो बच्चा है वो बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन ले रहा है, बॉडी का मेटाबॉलिज्म फास्ट हो रहा है, तो RBC भी ज्यादा चाहिए, राइट, वो उतने ज्यादा टूट भी रहे हैं, तो इसलिए फीमेल को फॉलिक एसिड की बहुत जरूरी है। वही फॉलिक एसिड बच्चे में भी जाएगा, बच्चे का भी RBC आपको बनाना है, तो इसलिए वहां पर भी आपको B9 की जरूरत है।
B12 क्या है? साइनोकोबालामाइन। ये भी एरिथ्रोपोइसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इससे भी पर्निशियस एनीमिया होता है। कौन सी बीमारी होती है? पर्निशियस एनीमिया। तो यहाँ पर बेटा हमने लिखा है कॉमन नेम, दिस इज कॉमन नेम, दूसरा नाम क्या है इसका, एंड दिस इज द बीमारी, डिसऑर्डर जो उससे हो। ओके, सो इतना भी याद कर लोगे ना विटामिन में, बहुत बढ़िया हो जाएगा। फाइन, अब एक विटामिन रह गया है जो आजकल बहुत ज्यादा चलन में है, विटामिन सी। विटामिन सी खा लो, विटामिन सी मुंह पे लगा लो, विटामिन सी का क्या क्या करो। विटामिन सी की कमी किसको होती है? सबसे पहले ये होती है उनको जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स कम खाते हैं, जो ज़्यादा मीट वगैरह खाते हैं, क्योंकि मीट वगैरह में ये नहीं होता, ये आपके प्लांट सोर्सेस से आता है। इसका दूसरा नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड अभी बहुत चला था, विटामिन सी खाओ इम्यूनिटी बढ़ाओ, है ना। तो इट्स वेरी मच गुड फॉर स्किन। वाई? बिकॉज ये जो विटामिन है ये कोलेजन सिंथेसिस करता है, आपकी बॉडी में कोलेजन बनाता है। ठीक है, तो आजकल चल रहा है ना कोलेजन जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, या फिर सिरम्स आ रहे हैं लगाने वाले, ये बूस्ट द कोलेजन सिंथेसिस, ये वो बोलते हैं ना एड्स में, कितना तो बोलते रहते हैं यार, ये लगा लो वो लगा लो, है ना। विटामिन सी का सिरम लगा लो, शीट लगा लो, क्रीम लगा लो, फेस वॉश लगा लो, क्या क्या लगाओगे, है ना, खा लो इससे अच्छा। तो कोलेजन सिंथेसिस करवाता है, और ये कोलेजन स्किन में होता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट ब्लड वेसल्स में होता है। अगर तुम्हें विटामिन सी की कमी हो गई, अगर विटामिन सी की कमी हो गई तो तुम्हें बीमारी होगी स्कर्वी। स्कर्वी में होता क्या है? ब्लीडिंग गम्स। अब गम्स बेटा वियर टीयर के पास है। अब आपने तीखा खाना खा लिया, गम फट गया, है ना। तो अगर आपने कुछ तीखा खाया, गम हल्का सा टीयर हो गया, और ब्लड वेसल फ्रेजाइल है, ब्लड वेसल में कोलेजन है नहीं है ना, वो तो बहुत फ्रेजाइल है, वो तो आराम से टूटेगी। तो इसीलिए थोड़ा सा भी इंजरी होने से गम ब्लीड करने लगता है। क्यों? ब्लड वेसल्स में कोलेजन नहीं है, वो वीक हो गए हैं, स्किन में कोलेजन नहीं है, वो वीक हो गया है। तो इसलिए देयर इज अ ब्लीडिंग गम का इश्यू जो सबसे पहला हमें कैरेक्टर दिखता है। डजंट मीन सिर्फ गम्स में प्रॉब्लम है, पूरे बॉडी के ब्लड वेसल इस टाइम पर सफर कर रहे हैं। तो ये थे बेटा vitamins on your demand. So let's solve some questions. Okay, so I think that's the last question of this Raftar series of 11th class. Fine. So okay, which of the following occurs due to deficiency of protein? Indigestion, emphysema, kwashiorkor and jaundice. Indigestion was improper digestion of food. Emphysema is a breathing disorder of lower respiratory tract. एंड देर इज नो डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, बट इसमें होता क्या है, इसमें आपका सिगरेट ज्यादा अगर स्मोक करते हैं तो एल्वुलाई वगैरह सब खराब हो जाता है, जो डिक्रीज कर देता है सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्वाशियोरकोर में होता है प्रोटीन डेफिशिएंसी, इसमें लिवर खराब होता है। तो आंसर बेटा क्या हुआ इसका, आप सबको पता है, आंसर हुआ बी। आगे, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर डिपेंड्स अपॉन द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। बिल्कुल सही, जो पानी ट्रांसपोर्ट होता है वो किस पे डिपेंड करता है? ऑलवेज ऑस्मोसिस। सर्टेन ड्रग्स कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद म्यूकोसा ऑफ माउथ आर अब्सॉर्ब इन द ब्लड कैपिलरीज लाइनिंग देम। अब हम कहते हैं माउथ में न्यूट्रिएंट तो कोई अब्सॉर्ब नहीं होता, बट जो आपके कुछ ड्रग्स होती हैं, जो हम कहते हैं ना, जो हमें देते हैं, एक चूएबल होती है, नॉन चूएबल होती हैं ड्रग्स, राइट। तो वो जो आपकी गोलियां होती हैं जो डॉक्टर दे देते हैं, इसको चूस लो आराम से, राइट। तो वो वाली जो गोलियां होती है वो आपके ब्लड में जो होता है ना, ब्लड वेसल आपके म्यूकोजा में, माउथ की बकल कैविटी में, वहां से चली जाती हैं आपके ब्लड की तरफ। द कॉजेज ऑफ इंडाइजेशन आर इनएडिकेट एंजाइम सिक्रीशन, एंजाइटी, फूड पॉइजनिंग, ओवर ईटिंग स्पाइसी फूड। बिल्कुल ठीक, इंडाइजेशन में यही कुछ तो होता है, स्पाइसी वाइसी खा लिया, डाइजेस्ट नहीं हुआ। फैट्स आर ब्रोकन डाउन विद द हेल्प ऑफ बाइल इनटू डाई एंड मोनोसैकेराइड। गलत, विद द हेल्प ऑफ लाइपेज। बाइल तो सिर्फ इमल्सिफाई करता है, तो आंसर क्या हुआ बच्चों? डी। चलो आगे, फाइंड द इनकरेक्ट मैच, जॉन्डिस, लिवर इज अफेक्टेड, ठीक है, इनकरेक्ट बताना है। डायरिया, एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉवल मूवमेंट, ये भी ठीक है। इनडाइजेशन, इरेगुलर बॉवल मूवमेंट, नो, इरेगुलर बॉवल मूवमेंट तो कॉन्स्टिपेशन में होती है। वॉमिटिंग, इजेक्शन ऑफ स्टमक कॉन्टेंट्स थ्रू द माउथ, बिल्कुल ठीक, तो आंसर हुआ सी। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन प्लेज अ वाइटल रोल इन एरिथ्रोपोइसिस? B9, B12, C, A एंड B। सी तो कोलेजन बनाता है, ये तो आप कभी भूलोगे नहीं, क्योंकि ये तुम्हारी सुंदरता का टिप दिया है आज मैंने, है ना।
तो B9 एंड B12 इरिथ्रोपोइसिस करवाते हैं, सो क्योंकि इन दोनों की डेफिशिएंसी से बेटा अनीमिया होता है। अनीमिया मतलब आरबीसी कम, और आरबीसी कम इसलिए हो क्योंकि वो नहीं है, इरिथ्रोपोइसिस नहीं हो रही है। ऑल राइट, okay, so that's it. And here we have finished Raftar Zoology today. So it's a big day. And I thank you all of you. मैं सब बच्चों को बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत प्यार दिया आप लोगों ने, जो बच्चे रोज सीरीज देखते हैं हमारी और इतने इतने अच्छे कमेंट्स करते हैं एंड बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं। जब उनको बहुत अच्छा लगता है, उनको समझ में आता है, वो दे शावर अ लॉट ऑफ लव फॉर मी एंड आई रियली लाइक इट। क्या होता है, इससे एक टीचर को बूस्ट मिलता है कि जब स्टूडेंट्स को समझ में आता है, वो पसंद करते हैं, एक अलग ही एनर्जी लेवल हमारा बन जाता है एंड इट एड्स अ लॉट ऑफ थिंग्स टू इट। फाइन, बहुत ज़्यादा प्यार दिया, आई वांट और भी ज़्यादा प्यार हो। कमेंट सेक्शन भर दो, आज लास्ट क्लास थी एंड दो मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ कभी भी, लिखो कमेंट्स में, बट आई वांट टू सी कौन कौन बच्चे मुझसे इस पूरे सीरीज में पढ़े हैं। मैं सिर्फ ये देखना चाहती हूँ और देयर इज नो अनदर पर्पस जो कुछ लोग सोच लेते हैं। नथिंग, वी नेवर प्रमोट दैट एंड आई जस्ट वांट टू सी कौन बच्चे मुझसे पढ़े हैं एंड किनका सिलेबस खत्म हो गया है मेरे साथ साथ। अगर नहीं हुआ है तो बस कीप ऑन वर्किंग वेरी हार्ड। यू गाइज आर गोइंग टू बी इन 12th स्टैंडर्ड सून एंड दिस इज ऑल आई कैन से। आई कैन विश यू ऑल द लक। मैं आपको ऑल द बेस्ट कहती हूँ। वर्क हार्ड, जितना ज़्यादा मेहनत कर सकते हो उतना ज़्यादा मेहनत करो। बिल्कुल चिंता मत करो कि ये होगा ये नहीं होगा, बेटा बस आज में रहो, बस प्रेजेंट में रहो और अपना 101% दो। जस्ट कीप ऑन वर्किंग हार्ड, डू इट, मेक नोट्स, लर्न करो, अपना पूरा टाइम दो। आपको और कुछ तो करने को होता नहीं है ना, तो अपना पूरा समय दो अपने ड्रीम को और या गोल को, जो भी है, और जस्ट ग्रैब इट बिकॉज इट्स अ पीस ऑफ केक यू लव। और जब आप उसको खा लोगे तभी आपको अच्छा लगेगा, वरना भूख ही लगती रहेगी, है ना, जस्ट लाइक दैट। तो बस मेहनत करो। दिस वाज माय लास्ट क्लास फॉर zoology, आई थिंक बट नॉट ऑलवेज द लास्ट। ओके, सो आई विल मीट यू इन द अदर बैचेस एंड एनीथिंग पढ़ाते तो हम रहेंगे अगर आप 12th में आते हैं। तो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू so much for the love you have showered on me. Thank you so much.